let's discuss fluid volume deficit. Fluid volume deficit is a dehydration. तो डिहाइड्रेशन कब होता है? जब बॉडी में फ्लूइड्स का अमाउंट कम हो जाता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन कर सके। ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के 3 टाइप होते हैं: आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल प्रोपोर्शन में लॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन कॉजेज में वॉमिटिंग, डायरिया या ब्लड लॉस शामिल है जो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं लेकिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हाइपोवोलेमिया का कारण बनता है जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है और टिश्यूज़ को परफ्यूजन इम्पेयर कर सकता है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में पानी का लॉस ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस कम, जिससे ब्लड में सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हाई फीवर, डायबिटीज इंसिपिडस या एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ फ्लूइड रिप्लेसमेंट ना करने से होती है। बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल्स से पानी ब्लड स्ट्रीम में खींचती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सेल श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी उनसे बाहर की ओर मूव करना शुरू कर देता है जो पोटेंशियल सेल्यूलर डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज़्यादा होता है और पानी का लॉस कम, जिससे ब्लड में सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। किडनी डिजीज, एक्सेसिव डायूरेटिक यूज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी इसके कारण हो सकते हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइमरीली सोडियम का इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सेल स्वेल हो जाती है। अब सेल स्वेल क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर का पानी सेल में मूव कर जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रिएट हो सके। तो कॉजेज में इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, वॉमिटिंग एंड डायरिया, फीवर एंड एक्सेसिव स्वेटिंग, chronic illness and use of diuretics. सो inadequate fluid intake का जो होता है वो कई लोग बीमारी, लैक ऑफ एक्सेस या डिसइंटरेस्ट के कारण सफिशिएंट फ्लूइड्स नहीं पीते, जिसकी वजह से इम्पैक्ट ये होता है कि इनसफिशिएंट इनटेक टोटल बॉडी फ्लूइड्स लेवल्स को रिड्यूस करते हैं जो सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है। वॉमिटिंग एंड डायरिया में दोनों से फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का इमीडिएट लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए डायरिया पोटेशियम और सोडियम को डिप्लीट करता है जो मसल और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि रैपिड फ्लूइड लॉस ब्लड वॉल्यूम को डिप्रेस कर सकता है जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ना होने पर हाइपोवोलेमिक शॉक तक ले जा सकता है। फीवर एंड एक्सेसिव स्वेटिंग में बॉडी टेम्परेचर एलिवेशन, मेटाबॉलिक रेट और फ्लूइड लॉस विया पर्सपिरेशन को इंक्रीज करता है। इसके इम्पैक्ट में इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस विदाउट एडिक्वेट रिप्लेसमेंट डिहाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है। क्रोनिक इलनेस में डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिसीज या इंक्रीज्ड यूरिनेशन कॉजिंग इलनेसेस से ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस हो सकता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि पेशेंट्स अपने फ्लूइड लॉसेस को परसीव नहीं करते जो क्यूमुलेटिव डेफिसिट्स तक ले जा सकता है। यूज ऑफ डायूरेटिक्स में डायूरेटिक्स फ्लूइड्स के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, स्पेशली अगर कुछ फ्लूइड्स कंज्यूम्ड ना हो टू काउंटरएक्ट दिस। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि डायूरेटिक्स लेने वाले पेशेंट्स अगर अपने फ्लूइड इनटेक को एडजस्ट नहीं करते तो डिहाइड्रेशन क्विकली डेवलप हो सकता है।
असेसमेंट्स के अंदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट्स देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर साइंस के अंदर रैपिड हार्ट रेट एज द बॉडी कॉम्पनसेट्स फॉर डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। Orthostatic hypotension, dizziness या lightheadedness upon standing due to insufficient blood flow to the brain, reduced pulse volume, weaker pulses indicating decreased blood volume and pressure, suggesting compromised circulation. Respiratory signs, increased respiratory rate can occur due to metabolic acidosis, secondary secondary to dehydration and loss of body fluid, respiratory effort, increased work of breathing may arise from loss of interstitial fluid and decreased lung secretions. Neuromuscular signs. Neuromuscular signs में lethargy और confusion, muscle cramps. lethargy और confusion क्यों होता है? क्योंकि decreased cerebral perfusion leading to altered mental state, particularly in severe dehydration. और muscle cramps इसलिए होता है because electrolyte imbalances, especially hyponatremia and hypokalemia, from fluid loss leading to muscle function disturbances. Renal signs में यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा और यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज द किडनीज कंजर्व वाटर लीडिंग टू ओलिगुरिया एज द बॉडी अटेम्प्ट्स टू रिटेन फ्लूइड। यूरिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। हाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन टेस्टिंग इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन as the kidneys concentrate waste products in a smaller volume of urine. इंटेग्यूमेंट्री साइंस देखते हैं, इसके अंदर ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और पोर स्किन टर्गर। ड्राई स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में लैक ऑफ फ्लूइड रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड मॉइस्चर इन द स्किन एंड oral mucosa visible as dryness and chapping. Poor skin turgor में loss of skin elasticity occurs when interstitial fluid decreases, indicating fluid depletion. GI signs में constipation, increased thirst. Constipation क्यों होता है? Because insufficient water leads to hard stools as the body absorbs more moisture from the intestines in an attempt to maintain fluid levels. अब thirst increase इसलिए होती है because hypothalamus signals the need for fluid intake in response to rising serum osmolality. लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में सीरम की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज्ड होती है बिकॉज indicates dehydration as the concentration of solutes in the blood rises due to loss of free water. Now, elevated hematocrit. Elevated hematocrit reflects relative hypervolemia, increased proportion of RBC to plasma due to reduced plasma volume, increased blood urea nitrogen. Renal function can be indicated by elevated BUN levels, as it may suggest decreased renal perfusion. Hypernatremia. Elevated serum sodium levels due to water loss leads to an imbalance and effects on body function. Increased urinary specific gravity. A high value indicates concentrated urine, a reaction of the kidneys to conserve water in the face of deficits. Management and interventions. Fluid replacement. Administer appropriate fluids based on the type of dehydration. Oral dehydration solutions or IV fluids to restore lost volumes efficiently. Monitor electrolyte levels. Regular assessment helps guide therapy and identify necessary replacement to prevent complications from imbalances. Assess ongoing losses. Continual evaluation for further fluid losses like continued diarrhea or vomiting. Ensures responsive adjustment in the treatment.
Patient education, providing knowledge on recognizing early signs and symptoms of dehydration, can empower individuals to address issues promptly.